अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम फिजिक्स 101 यानी PHY 101 के मिड टर्म के पेपर की तैयारी के लिहाज से कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो है वो यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारा मिड टर्म जो है वो स्टार्ट होने वाले हैं, तो इस मिड टर्म की तैयारी के लिए मैंने यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो है वो मुख्तलिफ क्विज़ से कलेक्ट किए हैं और उनको एक फाइल के अंदर जो है वो मैंने जमा कर लिया है। तो इस वीडियो के अंदर हम उसी फाइल के डिस्कस करेंगे जिसके अंदर मैं आपको मुख्तलिफ जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं जो कि मुख्तलिफ क्विज़ में पूछे जा चुके हैं, तो वो एमसीक्यूज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको हर एमसीक्यूज की जो है वो अच्छे तरीके से समझ आ सके। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की वीडियो जो है वो आपको बर वक्त मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जो क्वेश्चन नंबर 1 आ जाता है वो ये आ जाता है जी कि फिजिक्स इज वन ऑफ द ब्रांचेज ऑफ सोशल फिजिक्स, एब्स्ट्रैक्ट आर्ट, फिजिकल साइंस एंड बायोलॉजिकल साइंस। तो हमारे पास पता है कि जो फिजिक्स जो होती है वो बेसिकली साइंस की वो वाली ब्रांच है जिसके अंदर हम फिजिकल चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। तो इसलिए इसका जो आंसर होगा वो फिजिकल साइंसेज होगा। अगर हम इसके प्रूफ की बात करें तो यहाँ पे आप अगर गूगल के ऊपर सर्च करते हैं तो यहाँ पे भी आपको इसका आंसर जो है वो मिल जाएगा कि फिजिक्स इज़ अ ब्रांच ऑफ विच साइंस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फिजिकल साइंस की जो है वो हमारे पास ब्रांच होती है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 आ जाता है जी कि अ डैश वेक्टर इज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द वेक्टर बाय इट्स मैग्नीट्यूड। कि हमें कौन सा वेक्टर मिलता है अगर हम किसी वेक्टर को उसकी वेक्टर की मैग्नीट्यूड के साथ डिवाइड करते हैं। तो वो बेसिकली हमारे पास यूनिट वेक्टर होता है। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो यूनिट होगा, क्योंकि यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जो हम किसी भी वेक्टर को उसकी मैग्नीट्यूड पे डिवाइड करते हैं तो हमें मिलता है। तो इसका प्रूफ भी आप गूगल के ऊपर चेक कर सकते हैं। तो अगर आप गूगल के ऊपर सर्च करेंगे तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा कि एनी वेक्टर कैन बिकम अ यूनिट वेक्टर बाय डिवाइडिंग इट बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ द गिवन वेक्टर। तो यहाँ से भी आप इसका जो है वो आंसर देख सकते हैं कि इसका आंसर जो है वो यूनिट वेक्टर बनता है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 आ जाता है जी कि इफ़ अ जिम्नेजियम सिटिंग ऑन अ स्टूल विद हिज आर्म्स स्ट्रेच्ड लोअर हिज आर्म्स। तो यहाँ पे उसने कहा कि द एंगुलर स्पीड डिक्रीजेज बिकम्स जीरो, द एंगुलर स्पीड इंक्रीजेज एंड रिमेन सेम। तो इसका जो राइट आंसर बनता है वो हमारे पास एंगुलर स्पीड जो है वो इंक्रीज कर जाएगी, क्योंकि उसका जो रेडियस ऑफ जायरेशन है वो डिक्रीज कर जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो भी आप गूगल के ऊपर सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पे उसने लिखा हुआ कि एज द जिमनास्ट लोअर हिज हैंड्स द रेडियस ऑफ जायरेशन डिक्रीजेज, hence the moment of inertia also decreases but its angular velocity will increase and its angular momentum remains conserved। तो यहाँ से आप इसका प्रूफ भी चेक कर सकते हैं कि इसका जो राइट आंसर बनता है वो ये बनता है कि जो एंगुलर स्पीड होगी वो हमारे पास यहाँ पे इंक्रीज कर जाएगी। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 आ जाता है जी कि अ ट्रांसफर वेव्स इज ट्रांसपोर्टिंग एनर्जी फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम विल मूव। कि हमारे पास अगर एक ट्रांसफर वेव है जो कि ईस्ट से वेस्ट की तरफ जा रही है एनर्जी को लेके, तो जो पार्टिकल होंगे हमारे पास मीडियम के वो किस तरफ को मूव कर रहे होंगे। तो हमें पता है जी कि ट्रांसफर वेव एक ऐसी वेव होती है जिसके अंदर जो मीडियम के पार्टिकल्स होते हैं वो परपेंडिकुलरली मूव कर रहे होते हैं। तो अगर एक चीज़ ईस्ट से वेस्ट की तरफ जा रही है तो उसका जो परपेंडिकुलर बनेगा वो इसके ऑपोजिट दो पोल बनेंगे, तो उसके ऑपोजिट पोल हमारे पास नॉर्थ एंड साउथ आ जाते हैं। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो बेसिकली बोथ नॉर्थवर्ड एंड साउथवर्ड आ जाएगा। तो इसका अगर आप गूगल के ऊपर भी सर्च करेंगे तो आपको इसका आंसर जो है वो मिल जाएगा, जिसके ऊपर वाज़े लिखा हुआ है कि द वेव्स आर मूविंग वेस्टर्डवर्ड सो द पार्टिकल्स मूव नॉर्थवर्ड एंड साउथवर्ड। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 आ जाता है जी कि द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ यूनिफॉर्म डिस्क ऑफ रेडियस आर इज लोकेटेड। कि हमारे पास यूनिफॉर्म डिस्क है, उसका जो रेडियस है वो कैपिटल आ रहा है। तो इसका हमने ये बताना है कि इसका सेंटर ऑफ मास जो है वो किस पोजीशन पे ऊपर होगा। तो इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो बेसिकली एट द सेंटर होगा। तो आपने याद रखना है कि अगर हमारे पास यूनिफॉर्म डिस्क होगी तो उसका जो सेंटर ऑफ मास होता है वो सेंटर के ऊपर होता है। तो इसका अगर आप राइट आंसर गूगल के ऊपर सर्च करेंगे तो उसका भी आपको आंसर मिल जाएगा। तो सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म डिस्क इज एट इट्स सेंटर। तो यहाँ पे भी आप क्लियरली देख सकते हैं कि इसका जो राइट आंसर है वो मेरे बेसिकली यहाँ पे एट इट्स सेंटर बनता है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 आ जाता है जी कि इफ फोर्स इज अप्लाइड एट द सेंटर ऑफ मास देन टॉर्क इज। तो टॉर्क की डेफिनेशन हमें पता है जी कि टॉर्क बेसिकली एक प्रोडक्ट होता है फोर्स और मोमेंट आर्म का। तो मोमेंट आर्म जो बेसिकली होता है वो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स से लेके
लाइन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन के दरमियान का परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। तो क्योंकि हमारे पास यहाँ पे फोर्स जो है वो सेंटर ऑफ मास के ऊपर लग रही है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो मोमेंट आर्म होगा वो जीरो होगा। तो अगर मोमेंट आर्म जीरो होगा तो हमारा बेसिकली अल्टीमेटली टार्क भी जीरो हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो बेसिकली जीरो बनता है। तो इसका राइट आंसर भी आप गूगल के ऊपर सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि इसका राइट आंसर जो है वो जीरो निकलता है जब हमारे पास जो फोर्स होती है वो सेंटर ऑफ मास के ऊपर लग रही होती है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 आ जाता है जी कि 1 रेवोल्यूशन इज द सेम एज 1 रेडियन, 57 रेडियन, n रेडियन एंड 2 पाई रेडियन। तो हमें पता है जी कि एक कंप्लीट साइकिल जो होता है वो 360 डिग्रीज और 2 पाई रेडियन के इक्वल होता है। तो इसलिए यहाँ पे जो इसका राइट आंसर बनेगा वो 2 पाई रेडियन बनेगा, क्योंकि 2 पाई रेडियन जो है वो एक कंप्लीट सर्कल के एंगल के ऊपर मुश्तमिल होता है। तो यहाँ पे भी अगर आप इसका राइट आंसर ढूंढने की कोशिश करेंगे तो आपको गूगल भी बता देगा कि 1 रेवोल्यूशन जो है वो इज इक्वल्स टू 2 पाई रेडियन पर सेकंड। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 आ जाता है जी कि अ क्वालिटेटिव डेफिनेशन ऑफ फोर्स इज गिवन बाय विच लॉ। तो न्यूटन के हमारे पास 3 लॉ हैं। तो न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है उसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। तो इस लॉ ऑफ इनर्शिया के अंदर हमें फोर्स की जो क्वालिटेटिव डेफिनेशन है वो हमें दी गई थी। तो इसीलिए इसका जो राइट आंसर है वो लॉ ऑफ इनर्शिया बनता है। कुछ स्टूडेंट जो है वो यहाँ पे सेकंड लॉ भी लगा देते हैं। तो सेकंड लॉ जो है वो मैं आपको बताता जाऊँ कि उस सेकंड लॉ के अंदर हम क्वांटिटेटिव डेफिनेशन की बात करते हैं, जबकि यहाँ पे उसने हमें क्वालिटेटिव डेफिनेशन का पूछा है। तो क्वालिटेटिव डेफिनेशन फर्स्ट लॉ के अंदर है और जो क्वांटिटेटिव डेफिनेशन है वो सेकंड लॉ के अंदर है। तो इसका राइट आंसर अगर आप गूगल के ऊपर सर्च करेंगे तो वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा कि न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन gives a qualitative definition of force। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 आ जाता है जी कि द स्पीड ऑफ अ वेव डिपेंड्स अपॉन। तो हमें पता है जी कि जो स्पीड ऑफ अ वेव होती है वो किन चीज़ों पे डिपेंड करती है। तो v इज इक्वल टू एफ लैम्डा होता है। ये वाला फार्मूला आपने काफ़ी दफ़ा पढ़ा होगा कि v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो v स्पीड है वो इक्वल होती है फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ के प्रोडक्ट के। तो इसीलिए यहाँ पे जो स्पीड होगी वो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के ऊपर डिपेंड करेगी। तो इसके लिए इसका जो राइट आंसर बनेगा वो आ जाएगा कि बोथ द वेवलेंथ एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव। तो अगर आप गूगल के ऊपर भी सर्च करेंगे तो आपको इसका यही आंसर मिलेगा कि द स्पीड ऑफ अ वेव डिपेंड अपॉन इट्स वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी। ठीक है जी। तो उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 आ जाता है जी कि द डायमेंशनल यूनिट्स ऑफ रेशियो ऑफ वर्क एंड पावर इज। तो यहाँ पे हमें पता है जी कि हमने वर्क और पावर की रेशियो ले लेनी है। तो वर्क के हमारे पास ऊपर आ जाएगा W और नीचे पावर का फार्मूला क्या होता है W/T। तो जब W/T को हम ऊपर लेके जाएंगे तो ये T/W बन जाएगा। तो जो W पहले ऊपर था तो उसके साथ इस पावर वाले का W जो है वो कैंसिल हो जाएगा और पीछे हमारे पास T बच जाएगा। तो T की जो डिमेंशन होती है वो बेसिकली कैपिटल T होती है। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर बनेगा वो कैपिटल T बनेगा। अगर आप इसको गूगल के ऊपर भी सर्च करेंगे तो आपको इसका जो है वो आंसर मिल जाएगा कि डायमेंशनल यूनिट ऑफ रेशियो ऑफ वर्क एंड पावर इज T। तो इसका जो राइट आंसर है वो बेसिकली यहाँ पे भी आप देख सकते हैं C बताया गया है। यहाँ पे जो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 हमसे पूछता है वो पूछता है जी कि फॉर एन ऑब्जेक्ट इन इक्विलिब्रियम द नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन इट वेनिशेस only if each torque is calculated about dash the geometrical point, the center of gravity, the center of mass, the same point। वो कहता है जी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है जो कि हमारे पास इक्विलिब्रियम पोजीशन के अंदर है, तो अगर वो इक्विलिब्रियम पोजीशन के अंदर है तो उसके ऊपर जो जितने भी टॉर्क लग रहे हैं अगर हम उनका नेट निकालते हैं, यानी कि उनको अगर हम सम करते हैं तो उसका जो जवाब आता है, उसका जो आंसर आता है वो ज़ीरो आता है, यानी कि वहाँ पे टॉर्क जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। तो आपने बताना है जी कि वो टॉर्क की पोजीशन जो है वो क्या होगी। तो अगर हम सेम पॉइंट पे टॉर्क जो है वो अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर नेट टॉर्क जो होगा वो बिल्कुल वेनिश हो जाएगा। वेनिश का मतलब होता है बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो यानी अगर किसी ऑब्जेक्ट का नेट टॉर्क जो है वो सेम पॉइंट के ऊपर लग रहे होंगे तो उसका टॉर्क जो है वो बिल्कुल वहाँ से गायब हो जाएगा, वहाँ पे ज़ीरो हो जाएगा। तो इसलिए इसका जो यहाँ पे राइट आंसर बनता है वो ऑप्शन डी बनता है, जो कि सेम पॉइंट है। तो अगर आप इसको गूगल के ऊपर सर्च भी करेंगे तो आप यहाँ पे इसका आंसर जो है वो देख सकते हैं। ये मेरा आंसर जो है वो आपके हैंड आउट से ही निकाला है। तो फॉर एन ऑब्जेक्ट इन इक्विलिब्रियम द नेट टॉर्क ऑन एक्टिंग वेनिशेस ओनली इफ ईच टॉर्क इज कैलकुलेटेड अबाउट द सेम पॉइंट। तो यहाँ पे भी आप इसका आंसर जो है वो देख सकते हैं कि सेम पॉइंट जो है वो लगाया गया है, जिसका मतलब ये बनता है कि ऑल टॉर्क्स शुड बी कैलकुलेटेड अबाउट एग्जैक्टली 1 पॉइंट। के हमने यहाँ पे जितने भी टॉर्क जो है वो कैलकुलेट करने हैं तो वो किसी एक पॉइंट के ऊपर ही हम करेंगे, तो तब हमारे पास उसका नेट टॉर्क जो है वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 आ जाता है कि यंग मॉडुलस कैन बी यूज टू कैलकुलेट द स्ट्रेन फॉर अ स्ट्रेस दैट इज।
तो यहाँ पे वो कहता है जी कि जो यंग मॉडुलस हम कैलकुलेट करते हैं तो इट इज़ अ रेशो, आपको पता ही है कि इट इज़ अ रेशो बिटवीन स्ट्रेस टू स्ट्रेन, यानी कि अगर आप स्ट्रेस की स्ट्रेन के साथ रेशो लेते हैं, यानी कि स्ट्रेस को स्ट्रेन के ऊपर डिवाइड करते हैं, तो आपके पास यंग मॉडुलस जो है वो मिल जाता है। लेकिन वो कहता है कि जब हम स्ट्रेन और स्ट्रेस को हम डिवाइड करते हैं तो यंग मॉडुलस जो है वो उसी वक्त तक हम कैलकुलेट कर सकते हैं जब तक हमारा जो यील्ड स्ट्रेंथ होती है वहाँ से हम पीछे होती हैं। यानी कि जो हमारे पास आपने देखा होगा कि जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व होती है उसके ऊपर जो यील्ड स्ट्रेंथ का पॉइंट होता है, तो अगर हम यील्ड स्ट्रेंथ से पीछे पीछे रहते हैं तो हमारे पास स्ट्रेस और स्ट्रेन के दरमियान में लीनियर रिलेशन होता है। तो जब उनके दरमियान में लीनियर रिलेशन होगा तो तब हम उसकी जो है वो यंग मॉडुलस निकाल सकते हैं, क्योंकि जैसे ही हम यील्ड स्ट्रेंथ से आगे जाएंगे तो वहाँ पे हमारे पास अल्टीमेट स्ट्रेंथ साइड स्ट्रेंथ वाली रीजन जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो वहाँ पे क्योंकि हमारे पास कर्व जो है वो लीनियर नहीं रहेगी, वहाँ पे वो जो है वो बेंड हो जाती है, तो इसलिए वहाँ पे हमारे पास यंग मॉडुलस की वैल्यू जो है वो नहीं निकल सकती। तो आपने ये याद रखना है कि यंग मॉडुलस की वैल्यू जो है वो हमेशा यील्ड स्ट्रेंथ से पीछे पीछे जो है वो हम निकाली जाती है। तो इसलिए यहाँ पे जो इसका राइट आंसर बनेगा वो विल बिलो द यील्ड स्ट्रेंथ होगा। तो इसको अगर आप गूगल के ऊपर भी सर्च करेंगे तो आपके ऊपर ये वाला क्वेश्चन जो है वहाँ से आपको मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी उसने हमें यही ऑप्शन दिए गए थे। तो अगर आप इस वाले पेज को स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आप उसका देख सकते हैं कि आंसर जो है वो सी दिया गया है, जो कि है विल बिलो द यील्ड स्ट्रेंथ। तो इसलिए इस वाले क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो हमारे पास विल बिलो द यील्ड स्ट्रेंथ होगा। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 आ जाता है जी कि इफ़ अ जिम्नेजियम सिटिंग ऑन अ स्टूल with his arms stretched lower his arms, so then angular speed will increase, the angular speed decrease, become 0 or remains same। तो ये वाला क्वेश्चन जो है ये हमारे पास क्विज नंबर 1 के अंदर भी पूछा गया था। तो उसके अंदर भी मैंने आपको समझाया था कि अगर कोई हमारे पास जिम्नेजियम है, अगर वो किसी स्टूल के ऊपर बैठा हुआ है, तो अगर उसने अपनी आर्म जो है वो लोअर कर ली है, यानी कि स्ट्रेच लोअर का मतलब क्या होता है कि उसने पहले फैलाई हुई थी अपनी बाजू, फिर उसने जो है वो अपने बाजू क्लोज कर लिए हैं। तो जब वो अपने बाजू क्लोज कर लेगा तो उसकी एंगुलर स्पीड जो है वो इंक्रीज कर जाएगी। तो इसलिए इसका जो यहाँ पे राइट आंसर बनेगा वो एंगुलर स्पीड इंक्रीजेज होगी। तो इसलिए आपने देखा होगा कि अक्सर जो हमारे पास जंप लगाते हैं जो जिम्नेजियम होते हैं, तो जब वो अपने आप को नीचे फेंकने की कोशिश करते हैं तो वो अपने बाजू जो है वो एक क्लोज कर लेते हैं ताकि उनको रोटेशनल स्पीड जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके। तो इसका राइट आंसर जो है वो अगर आप गूगल के ऊपर भी सर्च करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सिंस हिज एंगुलर मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट एंड inertia decreases, his angular velocity omega increases। तो यहाँ पे जो 3 लाइनें लिखी गई हैं इसकी सबसे लास्ट लाइन के ऊपर अगर हम पढ़ेंगे तो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा कि his angular velocity जो है वो इंक्रीज कर जाती है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 आ जाता है जी कि इफ़ द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन सच दैट tan थीटा इज इक्वल टू 1 एट ईच पॉइंट देन ग्राफ रिप्रेजेंट्स। तो इसका राइट आंसर जो है वो यहाँ पे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बनता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि हमारे पास जो वेलोसिटी और टाइम का जो ग्राफ होता है उससे हमें क्या मिलता है जी, एक्सेलरेशन मिलता है। क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी और टाइम के दरमियान में जो रिलेशन है, जो स्लोप हमें उसने दे दिया वो 1 आ रही है, यानी कि वो 45 एंगल बना रही है, तो जो कि हमेशा सेम रह रहा है। तो क्योंकि यहाँ पे हमारे पास स्लोप चेंज नहीं हो रही तो इसलिए यहाँ पे इसका एक्सेलरेशन जो है वो भी चेंज नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ पे इसका जो आंसर आएगा वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन आएगा। तो इसलिए यहाँ पे राइट आंसर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। तो अगर आप इसको भी गूगल के ऊपर सर्च करेंगे तो आपको वहाँ पे इसका आंसर जो है वो मिल जाएगा। यहाँ पे जो है वो क्लियरली लिख दिया गया है कि जो हमारे पास ग्राफ होता है वेलोसिटी और टाइम का वो हमें एक्सेलरेशन बता रहा होता है। तो क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी और टाइम के दरमियान में जो स्लोप आ रही है वो कांस्टेंट आ रही है, तो इसलिए उसका जो एक्सेलरेशन होगा वो भी कांस्टेंट होगा। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 आ जाता है जी कि अ बॉडी विल बी इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम इफ समेशन f इज इक्वल टू 0, समेशन p इज इक्वल टू 0, समेशन t इज इक्वल टू 0, समेशन w इज इक्वल टू 0। तो आपने ये याद रखना है कि जो हमारे पास फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है वो हमें ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम भी कहलवाती है। तो ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम वो वाली कंडीशन होती है जिसके अंदर किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर सब फोर्सेस का जो समेशन होता है, सम होता है, वो 0 होता है। तो इसलिए यहाँ पे जो इसका राइट आंसर है वो समेशन f इज इक्वल टू 0 है। तो अगर आप इसको गूगल के ऊपर भी सर्च करेंगे तो वहाँ पे भी आपको इसका आंसर जो है वो मिल जाएगा कि ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम की यहाँ पे उसने डेफिनेशन बताई है कि इफ़ द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज 0 देन द बॉडी इज सेड टू बी इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। तो यानी इसका मतलब क्या हुआ कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो नेट फोर्स है उसका सम अगर 0 होगा तो वो ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम के अंदर होगी। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो समेशन f इज इक्वल टू 0 निकाला है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 आ जाता है जी कि ऑब्जेक्ट स्टेज इन इट्स न्यू पोजीशन इफ डिस्प्लेस्ड स्लाइटली इन। तो उसके हमारे पास जो ऑप्शन आ जाते हैं जी कि ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम,
स्टेबल इक्विलिब्रियम और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। कि अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, अगर हम उसको थोड़ा सा जो है वो फोर्स लगाते हैं और वो अपनी पोजीशन थोड़ी सी चेंज करता है, लेकिन वो थोड़ी सी पोजीशन चेंज करने के बाद दोबारा फिर अपनी ओरिजिनल पोजीशन के ऊपर आ जाता है, तो इस वाली पोजीशन को, इस वाली इक्विलिब्रियम को हम न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कहते हैं। कि अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो थोड़ा सा आगे मूव करके दोबारा अपनी ओरिजिनल पोजीशन के ऊपर आ जाता है, तो वो हमारे पास न्यूट्रल इक्विलिब्रियम के अंदर होता है। तो इसका राइट आंसर भी अगर आप गूगल के ऊपर सर्च करेंगे तो आपको इजीली मिल जाएगा कि द लास्ट पोजीशन इज कॉल्ड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, द ऑब्जेक्ट इन इट्स न्यू पोजीशन इफ इट इज डिस्प्लेस्ड स्लाइटली। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 आ जाता है जी कि बैक एंड फोर्थ इन अ लेफ्टवर्ड एंड राइटवर्ड डायरेक्शन, दिस टाइप ऑफ अ वेव इज नोन एज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, मैकेनिकल वेव और ट्रांसफर वेव। तो इसका जो यहाँ पे राइट आंसर बनता है वो हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है, क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल वेव ही हमारे पास एक ऐसी वेव्स होती हैं जिसके अंदर हमारे पास जो वेव्स के जो पार्टिकल्स होती हैं उनकी मोशन जो है वो बैक एंड फोर्थ होती है। तो अगर आप इसको गूगल के ऊपर भी सर्च करेंगे तो आपको इसका आंसर जो है वो मिल जाएगा। सबसे पहले लिंक के ऊपर ही आप देख सकते हैं कि यहाँ पे उसने लॉन्गिट्यूडनल वेव जो है वो लिखा हुआ है। ठीक है जी, तो इसीलिए हमारे पास ऐसी मोशन जिसमें बैक एंड फोर्थ ऑफ राइटवर्ड एंड लेफ्टवर्ड मोशन हो रही होती है वेव्स के पार्टिकल्स की, वो हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 आ जाता है जी कि पॉइंट वेयर फोर्स का सिस्टम to move without rotation is edge of the body is 2 times beyond center of mass और mid point of body। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर यहाँ पे बनता है वो सेंटर ऑफ मास बनता है, क्योंकि सेंटर ऑफ मास वो वाला पॉइंट होता है जिसके ऊपर जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट का सारा वेट जो है वो एक्ट कर रहा होता है। तो अगर हम उस वाली पोजीशन के ऊपर उसको मूव करने की कोशिश भी करते हैं तो वो विदाउट रोटेशन जो है वो वहाँ पे सिस्टम के अंदर जो है वो मोशन पैदा कर देता है। तो इसका राइट आंसर भी अगर आप गूगल के ऊपर सर्च करेंगे तो आपको इसका आंसर जो है वो मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैंने सेंटर ऑफ मास जो है वो हाईलाइट किया हुआ है। तो यहाँ पे जो उसने हमारे पास क्वेश्चन पूछा था वो सेम वही था जो हमारे पास क्विज के अंदर पूछा गया था। इसका राइट आंसर जो है वो सेंटर ऑफ मास है, तो इसलिए आपने यहाँ पे सेंटर ऑफ मास जो है वो चूज कर लेना है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 आ जाता है जी कि टू साइन वेव्स आर ट्रेवलिंग थ्रू अ कंटेनर ऑफ अननोन गैस when A wave has a wavelength of 1.2 meter, wave B has a wavelength of 3.6 meter, the frequency of wave B must be dash the frequency of wave A। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो वेवलेंथ है फ्रीक्वेंसी B की वो हमारे पास कितनी है जी 3.6 मीटर है, और जो हमारे पास वेव A है उसकी वेवलेंथ जो है वो 1.2 मीटर है। तो यानी कि अगर आप देखें तो बी वेव की वेवलेंथ वेव ए से 3 टाइम्स यानी कि 3 गुना ज़्यादा है, क्योंकि अगर आप 3.6 को 1.2 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो आपके पास इसका आंसर जो है वो 3 आ जाएगा। तो अब हमारे पास कंसेप्ट क्या है जी कि वेवलेंथ और जो फ्रीक्वेंसी होती है वो यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, यानी कि एक दूसरे के इन्वर्स होती है। तो अगर हमारे पास वेवलेंथ जो है वो 3 टाइम्स बढ़ती है तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी 3 टाइम्स कम हो जाएगी। तो इसलिए यहाँ पे जो इसका राइट आंसर आएगा वो हमारे पास ये आ जाएगा कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव बी मस्ट बी 1/3 द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव ए। तो इसलिए यहाँ पे जिसका राइट आंसर है वो 1/3 बनता है। तो अगर आप इसको गूगल के ऊपर भी सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पे इसका राइट आंसर जो है वो मिल जाएगा। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि जब आप सी आंसर के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे भी वो हमारे पास ऑप्शन बी बता रहा होता है, जो कि यहाँ पर यही वाला आंसर है हमारे पास कि हमारे पास जो उसकी फ्रीक्वेंसी होगी वो 3 गुना कम हो जाएगी, जबकि इसकी वेवलेंथ 3 गुना बढ़ जाएगी। तो उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 आ जाता है जी कि अ कपल प्रोड्यूसेस लीनियर एंड रोटेशनल मोशन, प्योर लीनियर मोशन, प्योर रोटेशनल मोशन और नो मोशन। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है वो हमारे पास ऑप्शन सी बनता है, जो कि हमारे पास प्योरली रोटेशनल मोशन है। क्योंकि हमारे पास आपने देखा होगा कि जो हमारे पास कपल है, कपल की डेफिनेशन ही हमारे पास ये होती है कि ये हमारे पास रोटेशनल मोशन के रिगार्डिंग होती है। टू इक्वल बट ऑपोजिट फोर्सेज प्रोड्यूस अ कपल इन अ बॉडी बिकॉज दे रोटेट अ बॉडी। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो हमारे पास प्योरली रोटेशनल मोशन होता है, क्योंकि समेशन टार्क जो है वो यहाँ पे 0 होता है। तो अगर आप इसका आंसर भी गूगल के ऊपर सर्च करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके पास जो है वो इसका राइट आंसर जो है वो प्योर रोटेशनल मोशन आ जाता है। तो इसलिए यहाँ पे इसका राइट आंसर आपने प्योरली रोटेशनल मोशन जो है वो चूज कर लेना है। लास्ट में आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देना है, ताकि मजीद इस तरह की वीडियो जो है वो आपको मिल सके। और साथ में आपने बेल आइकन जो है वो भी प्रेस कर देना है, ताकि जब भी कोई नई वीडियो मैं डालूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए।